पंडित कौन है? किसको कहेंगे कि वो पढ़ा लिखा व्यक्ति है, एजुकेटेड व्यक्ति है, सुसंस्कृत कल्चर्ड व्यक्ति है? देखिए आजकल एजुकेशन सिस्टम, थोड़े साल आप एजुकेशन करेंगे, डिग्री प्राप्त करेंगे, एक एजुकेटेड पेपर मिलता है हाथ में, आप एजुकेटेड होगे, कल्चर्ड मतलब आपको पढ़ना लिखना आता है। आजकल एजुकेशन पर सही एजुकेशन, थोड़े साल आप एजुकेशन करेंगे, डिग्री प्राप्त करेंगे, जो अच्छे पेपर मिलता है वो आना, आप एजुकेटेड होगे, सद्गुण है वो मतलब आपको पढ़ना लिखना आता है। आजकल तब तक हम पर सही एजुकेटेड नहीं कर सकते, करेंगे पढ़ा लिखा हो सकता है, जो अच्छे पेपर मिलता है पढ़ा लिखा हो एजुकेटेड होगे, सद्गुण है वो मतलब आपको पढ़ना लिखना आता है। तब तक हम पर भगवान गीता में समझाता है एजुकेटेड नहीं कर सकते, एजुकेटेड व्यक्ति पढ़ा लिखा हो सकता है, जो अच्छे पेपर पढ़ा लिखा हो विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी, भगवान गीता में समझाता है एजुकेटेड पढ़ा लिखा हो सकता है, जो अच्छे पेपर भगवान बोलते हैं पंडित कौन है, संपन्न कौन पढ़ा लिखा एजुकेटेड संस्कृत भगवान बताते हैं जो अच्छे पेपर भगवान गाय को पंडित कौन है, संपन्न कौन पढ़ा लिखा हाथी को सबको समान दृष्टि से देखता है, जो ये पंडित है गाय को पंडित कौन है, क्योंकि वो व्यक्ति देखता है कि हर एक ये जो अलग अलग शरीर है, ये अलग अलग प्राणियां रहेंगे, मनुष्य रहेंगे, पर उन सब वो व्यक्ति देखता है भगवान का कि हर एक ये जो उन सब में अलग अलग प्राणियां रहेंगे, मनुष्य रहेंगे, हर एक व्यक्ति को नमस्कार करना भगवान का कि हर एक वो जो दिव्यता है, भगवान का जो अंश है वो सबके अंदर है। तो ये हमारा मूर्खता है कि हमको लगता है कि मनुष्य जिंदगी बहुत खास है और भगवान ने इतने सारे प्राणियों को बनाया है ताकि हम मार के उनको खा सके। नहीं, भगवान ने सबको समान दृष्टि से ही बनाया है। जितना हमारा प्राण हमारे लिए प्रिय है, जितना हमारा बच्चों का प्राण, हमारे रिश्तेदारों का प्राण हमारे लिए प्रिय है, वैसे ही बाकी जीवों के प्राण भी उतने ही प्रिय हैं वो जीवों के लिए। तो ये समझना बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि मैं ये क्यों बता रहा हूं, क्योंकि किसी को अगर निर्णय लेना है मुझे शाकाहारी बनना है, तो वो सिर्फ बुद्धि के स्तर पर नहीं होता, उसमें हृदय भी होना चाहिए। When a decision is made with head and heart, then it remains a permanent decision. कुछ भी निर्णय लेना है, बुद्धि और हृदय दोनों साथ में जब आएंगे, दोनों का जब समन्वय होगा, तभी वो निर्णय जिंदगी भर निर्णय रहेगा। तो इसलिए ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम साइंटिफिक फैक्ट्स भी बात करेंगे कि कैसे शाकाहारी से व्यक्ति तंदुरुस्त रह सकता है, पर उससे और महत्वपूर्ण है हृदय के स्तर पे कि बाकी
को हक नहीं है। पर वही लोग बाहर क्यों नहीं आते ये बताने के लिए कि एनिमल लाइफ मैटर्स, प्राणियों का जिंदगी भी महत्वपूर्ण है, उनकी रक्षा करना भी हमारा कर्तव्य है। तो जब हम ये समझेंगे तभी हम दया के साथ दूसरों जीवों को न मारते हुए हम हमारा जिंदगी बिता सकते हैं। तो इसलिए लोग मांसाहार करते हैं क्योंकि उनको कनेक्शन समझ में नहीं आता। वो बाकी प्राणियों को एक ऑब्जेक्ट की तरह, एक वस्तु की तरह देखते हैं। जैसे मित्तल जी बोल रहे थे, टेररिज्म, टेररिज्म का भी रूट कारण, जो आतंकवाद है उसका भी रूट कारण मांसाहार आहार से ही है। तो आप टेररिस्ट देखेंगे, जो आतंकवाद है वो आके मनुष्यों को ऐसे मार देते हैं, इतने सारे बच्चों को मारते हैं। क्यों मारते हैं? क्योंकि वो देखते हैं कि ये सब वस्तु है, इनका जिंदगी का कुछ मायना नहीं है, तो मार देते हैं। तो वही टेररिस्ट जो भाव है वो हमारे अंदर भी है, और हम इतने सारे पशुओं को मारते हैं। इसलिए जीसस क्राइस्ट ने बाइबल में बताया, ट्रीट ताई नेबर एज ताई सेल्फ, अपने पड़ोसी को आपकी तरह देखो और वैसे ही बर्ताव करो। और हमको जानना ये, समझना ये है कि हर एक जानवर हमारा पड़ोसी है। जब हम उनको कष्ट देंगे वापस कष्ट हमको आएगा, है कि नहीं? अभी ये कोविड पीरियड है, हमको ये ऑनलाइन प्रोग्राम्स वेबिनार करना पड़ रहा है। क्यों? ये कोविड का जड़ कारण क्या है? रूट कॉज। इसका रूट कॉज है चाइना का वेट मार्केट। इतने सारे पशुओं को वहां पे मार दिया, अनगिनत पशुओं को, अलग अलग पशु को। उसके वजह से पूरा दुनिया तड़प रहा है कोविड के बीमारी के वजह से। जड़ कारण, जैसे मित्तल जी ने बताया, आतंकवाद का जड़ कारण मांसाहार है। वैसे ही ये जो पैंडेमिक है, ये पैंडेमिक की वजह से कितने सारे बिजनेस अफेक्ट हो गए, कितने सारे लोगों के पास खाना नहीं है खाने के लिए, जॉब चले गए। वो सबका जड़ कारण क्या है? मांसाहार। उधर से ही शुरू हुआ है सब। तो ये साधारण विषय नहीं है, बहुत महत्वपूर्ण विषय है हमारे लिए, जग के लिए और आगे जाके आने वाले पीढ़ियों के लिए। एक बार मैंने एक चित्र देखा था, एक कार्टून था ये, एक बोट है, एक नाव है। तो एक नाव के एक साइड से छेद है और दोनों साइड पे दो व्यक्ति खड़े हैं। एक साइड से छेद है और वो साइड से नाव के अंदर पानी आ रहा है, और ये व्यक्ति जो इस साइड में है वो बकेट लेके पानी को बाहर डाल रहा है नाव को बचाने के लिए, डूबने से बचाने के लिए। पर जो दूसरा व्यक्ति है उसको लग रहा है उसका समस्या है ना, क्यों? नाव के उसके साइड में प्रॉब्लम है, होल है, मेरे साइड में तो होल नहीं है, तो मैं उसकी मदद क्यों करूं? उसको करने दो, अपना प्रॉब्लम सॉल्व। तो ये लोगों का मानसिकता हो गया है। लोगों को लग रहा है कि पशुओं को मारेंगे, उनका प्रॉब्लम है, उन लोगों ने जन्म लिया है पशु के शरीर में, हमारा क्या करना है, हम तो आनंद करेंगे। पर देखो, जब नाव में छेद एक तरफ आता है पूरा नाव ही डूबता है। तो वैसे ही जब हम पशुओं को मारते हैं, सिर्फ पशु नहीं, पूरे मनुष्य समाज के साथ पूरा दुनिया डूबेगा। इसलिए हमने साइंस में, शायद अनिका को याद है, साइंस में हमको पढ़ाया जाता है इकोलॉजिकल पिरामिड। एक पिरामिड होता है जहां पे हर एक जो स्पीशी है, हर एक जो प्राणी है, हर एक एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है। तो हर एक स्पीशी की जरूरत है। पर यहाँ एक इंटरेस्टिंग स्टडी है कि ये पूरे इकोलॉजिकल पिरामिड में आप कौन से भी स्पीशी को निकालेंगे, टाइगर को निकालेंगे या चींटियों को निकालेंगे, मस्कीटो को निकालेंगे, पूरा ये जो इकोलॉजिकल पिरामिड है वो कोलैप्स होता है। हर एक जो प्राणी है बहुत महत्वपूर्ण है, पर एक प्राणी को आप निकालेंगे ये इकोलॉजिकल पिरामिड में और धरती में कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा। वो प्राणी कौन है? मनुष्य। अब मनुष्य को निकालेंगे, बाकी धरती, बाकी जीव और बाकी जिंदगी बहुत अच्छे से चलेगा। तो कहने का मतलब है, हम यहाँ पे धरती पे, हम धरती के लिए बोझा हैं, तो हमारा कर्तव्य है बोझे को ज्यादा न बढ़ाएं, जो भी हमारा जरूरत है उसको कम रखें और दूसरों को हानि दिए बिना हम अपना जिंदगी बिताएं।
तो जैसे मैं बोल रहा था अभी ये कोविड पीरियड, आप स्टडी करेंगे जितने भी पैंडेमिक या एपिडेमिक है, वो सबका जड़ कारण मांसाहार है। कोविड वेट मार्केट चाइना से शुरू हुआ, स्वाइन फ्लू, सुअरों को मारने से स्वाइन फ्लू आया, बर्ड फ्लू, जो मुर्गियां हैं उनको मारने से बर्ड फ्लू आ गया। हम जानते हैं मैड काउ डिजीज आया था पहले, गायों के हत्या से मैड काउ डिजीज आ गया, बुबोनिक प्लेग, सार्स, जितने भी पैंडेमिक एपिडेमिक हैं, वो सबका शुरुआत होता है किससे? मांसाहार से ही। एक भी ऐसा पैंडेमिक एपिडेमिक नहीं है जो शाकाहार से शुरू हुआ है। हिस्ट्री आप देख लो, 200 साल 300 साल पहले का हिस्ट्री आप देख लो, एक भी ऐसा बीमारी नहीं है जो शाकाहार जीवन शैली से शुरू हुआ है। तो इसलिए इसका नाम है पेन वेव थियरी। एक थियरी है कि जब हम पशुओं को मारते हैं, जब पशु चिल्लाते हैं दर्द से, एक पेन, उससे एक वेव क्रिएट होता है और वो वेव वापस आके धरती को, मनुष्य को कष्ट देता है। तो ये स्टडी है बहुत साल पहले लातूर में, जब बहुत बड़ा एक भूकंप आया था। उसका कारण था कि उस समय लातूर में सबसे बड़ा गाय का कत्ल हो रहा था, मास स्केल में गायों का हत्या हो रहा था। उसके वजह से अर्थक्वेक आ गया। और जैसे मैंने लिस्ट बताया, इतने सारे एपिडेमिक पैंडेमिक किसके वजह से हैं? क्योंकि हम पशुओं को हत्या कर रहे हैं। उनके जो चीख है और दर्द है, वो वापस हमको आके हमको दर्द देता है। हम्म। तो ये जो कोविड है, ये हमारे लिए एक वेकअप कॉल है। जो प्रकृति और भगवान आके हमको उठा रहे हैं और बता रहे हैं कि जिंदगी बदलो, अपना जो दृष्टिकोण है, जीने का जो जीवन शैली है, बदलो, मांसाहार से शाकाहार आओ, नहीं तो बहुत जल्दी होगा, मनुष्य बचेंगे नहीं ये सृष्टि में, या जगत में मनुष्य बचेंगे नहीं। जो भौतिक प्रकृति है सबका संहार करके जाएगी। तो इसलिए एक सेइंग है, वी कांट ब्रेक नेचर्स लॉ। भगवान का जो नियम है, प्रकृति का नियम है, उसको हम तोड़ नहीं सकते। हम तोड़ने का प्रयास करेंगे, हम टूट जाएंगे। वी कांट ब्रेक नेचर्स लॉ, वी विल ब्रेक आवरसेल्व्स इफ वी ट्राई टू ब्रेक इट। हम प्रकृति के नियमों के साथ खेलने का प्रयास करेंगे, प्रकृति के नियम टूटेंगे नहीं, हम टूट जाएंगे। तो ये हमारे लिए एक चेतावनी है कि अभी इतने बड़े कोविड के बाद व्यक्ति अभी भी, इतने बड़े कोविड के बाद व्यक्ति अभी भी मांसाहार है, मतलब है वो लोग अभी उठे नहीं है। तो जैसे हमने बताया कि सृष्टि के कल्याण के लिए, जगत के कल्याण के लिए भी शाकाहार होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो और मैं 2-3 मिनट लूंगा। तो जैसे मैं बोल रहा था, एक मांस बनाने के लिए, मीट बनाने के लिए इतना सारा धान्य और घास पशुओं को खिलाना पड़ता है, और उससे एक मीट मांस बनता है, और एक दिन का खाना रहता है मनुष्य का। मतलब वो जो अन्न है, धान्य है, जो हम पशुओं को देते हैं, और वो पशु के मांस को हम खाते हैं, वही धान्य को मनुष्य खाएगा, तो अभी का 10 गुना पॉपुलेशन भी हम आराम से मेंटेन कर पाएंगे। तो सबसे बड़ा कारण है जिसके वजह से लोग भूखे हैं, क्योंकि मांसाहार अभी भी दुनिया में चल रहा है। और आप कितना मांसाहार देखेंगे, वर्णन है कि एक हफ्ते में 2 बिलियन पशुओं का हत्या होता है, पशुओं और पंक्षियों का हत्या होता है। पूरे दुनिया में 7 बिलियन लोग हैं, पर एक हफ्ते में 2 बिलियन पशुओं और पंक्षियों का हत्या होता है। तो कितना सारा बैड वाइब्रेशंस हमारे पास आ रहा है। और बहुत कुछ है, जितने भी ग्रीन गैसेस हैं, CO2, मीथेन, जो हमारे ओजोन को, हमारे समुद्र को मिटा रहे हैं, जितना भी प्रदूषण हो रहा है, उसका जड़ कारण है मांसाहार। तो फाइनली हमारे स्वास्थ्य, हमारा जो निजी जो तंदुरुस्ती है, उसके लिए भी शाकाहार प्रणाली जो है
वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जितने भी डिजीजेस हैं, कैंसर इत्यादि, वो सब आते हैं मांसाहार से, शाकाहार से कुछ नहीं आते। तो और एक बहुत महत्वपूर्ण कारण लोग बताते हैं क्यों लोग मांसाहार करते हैं। उनका एक रीजन रहता है, एक्सक्यूज रहता है कि मांसाहार करने से हमको प्रोटीन मिलता है। पर एक्चुअली आप देखेंगे जो दो सबसे शक्तिशाली पशु, वो कौन है? घोड़े और बैल। हॉर्स पावर, बुल पावर बोलते हैं। और दोनों खाते हैं घास। तो सिर्फ घास खा के उनके अंदर इतना शक्ति और इतने मसल्स हैं। तो ये गलत फहमी है कि मांसाहार से ही प्रोटीन्स आता है। तो बहुत सारे डिजीजेस हैं जो मांसाहार से आते हैं, पर एक भी डिजीज नहीं है, बीमारी नहीं है जो शाकाहार से आता है। तो इसलिए हमारे कल्याण के लिए, हमारे जो निजी स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती के लिए और सामाजिक स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि हम मांसाहार से शाकाहार बने। जब हम ये जीवन शैली अपनाएंगे तो हमारा और पूरे दुनिया का कल्याण होगा। हरे कृष्ण। बहुत बढ़िया मार्गदर्शन किया श्री अच्युत गोपाल दास जी ने। में साइंटिफिक बातें भी थी, स्पिरिचुअल बातें भी थी, सोशल बातें भी थी, और जैसा कि कई सारी फाइनेंशियल एस्पेक्ट को भी उन्होंने टच किया, क्योंकि मास्क के निर्माण के लिए कितना खर्च भी होता है, वो भी टच की। मेडिकल साइंस की भी सब बातें उन्होंने टच की। सबसे बड़ी बात मैंने ये उनको सुना तो मेरे को ये लगी कि अभी तक ये जो शाकाहार का वो विषय है, वो सिर्फ और सिर्फ जीवदया को रिलेट करते हैं सब लोग, उसके बारे में बोलते हैं। बट स्वामी जी ने ये उसको पूरे 360 डिग्री एंगल से, क्योंकि सभी तरह से अपना लॉस है। मांसाहार जो है वो हमारे लिए सभी तरह का लॉस है। तो सोशल देख लो, स्पिरिचुअल देख लो, फैमिली के रिलेटेड देख लो, इकोसिस्टम के लिए देख लो, तो वो पूरे विस्तारपूर्वक उन्होंने तथ्यों के साथ, सिर्फ यही नहीं कि स्पिरिचुअल बातें ही की, तथ्यों के साथ उन्होंने ये एस्टैब्लिश किया। अच्युत गोपाल दास जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्र कि आप हमारे इस वेबिनार में मुख्य वक्ता के रूप में मौजूद रहे और हम सबको मार्गदर्शन दिया कि हमारे बीच ऐसे ही एक वैश्विक स्तर पे जो कार्यरत हैं, जिनका परिचय मैंने ये वेबिनार के बारे में ही दे दिया था। गिरीश भाई शाह, समस्त महाजन जो एक ग्लोबल एनजीओ है और वैश्विक स्तर पे कार्यरत है। कहीं पे भी कृत्रिम मानव सृजित या कुदरती आपदा होती है तो समस्त महाजन की टीम सबसे पहले वहां पहुंचती है। डायमंड के बहुत बड़े व्यापारी है, बट उनका पूरा दिल दिमाग और पूरा ताकत जीवदया की साथ में इनका सम्मिलित होता है। गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पूरे भारतवर्ष में उनकी टीम राउंड द क्लॉक कार्यरत रहती है। ऐसे हमारे बड़े भाई गिरीश भाई शाह से मैं विनती करूंगा, शाकाहार तंदुरुस्त जीवन शैली, इस विषय में अपना अनुभव सिद्ध मार्गदर्शन दें। गिरीश भाई। सभी को प्रणाम। मित्तल भाई मेरे मित्र और लघु बंधु है, रमेश भाई मेरे बुजुर्ग, और बाकी सभी वक्ताओं को मेरे प्रणाम है। आज का विषय है शाकाहार तंदुरुस्त जीवन शैली। हमेशा मन में एक प्रश्न उपस्थित होता है जब मांसाहार की बात आती है, तो ऐसा लगता है कि जो लोग मांसाहार कर रहे हैं उनका पेट कोई कब्रिस्तान है क्या, कि मरे हुए मुर्दे को पेट में डाले ही जा रहे हैं और उससे फिर जो बीमारियां या किडनी का प्रेशर ये सब बढ़ते रहता है। और हम जब पशुओं की कत्ल करते हैं ना, तो वास्तविकता में हम लोग गोबर की कत्ल करते हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि एक पशु, वो गाय हो, भैंस हो, कोई भी हो, वो 10 किलो 15 किलो गोबर रोज देता है, जिससे पूरा ऑर्गेनिक फार्मिंग होना है। और वो ऑर्गेनिक फार्मिंग का पूरा विषय एक सेपरेटली उसको डिस्कस किया जाता है। लेकिन जो 20-25 साल जीवन जीने वाला पशु है, वो 360 इंटू 10 केजी एवरेज गिनो तो 3600 किलो गोबर इंटू 20 केजी 20 ईयर्स भी गिन लो तो हम 72,000 किलो गोबर की कत्ल करते हैं जब हम एक पशु को कत्ल कर देते हैं। अब 72,000 किलो से हमारे रमेश भाई बैठे, वो कहते होंगे कि भाई 72,000 किलो गोबर दे तो मैं 20-25 एकड़ जमीन को पूरा ऑर्गेनिक बना दूं। तो हम मतलब जब पशु की कत्ल करते हैं तो हम ऑटोमेटिकली यूरिया को, पेस्टिसाइड को भी बढ़ावा दे रहे हैं, क्योंकि हमारा इतना गोबर का प्रोडक्शन कम हो जाता है। आज
टेररिज्म की जो बात हुई, तो जो लोग कत्ल करते हैं उनमें ऑटोमेटिक किसी की भी कत्ल करने के लिए उसको कुछ सोच नहीं होता है, उसको कोई तकलीफ नहीं होता है। ही कैन इजीली किल कैटल्स, एनिमल्स, देन ही कैन इजीली किल मैन ऑल्सो। और हम ये देख ही रहे हैं कि कोई शाकाहारी बंदे को हाथ में छुरी या चाकू दे दो तो वो कहेगा कि भाई नहीं नहीं, मैं किसी को छुरी तक, सुई तक नहीं लगा सकता हूँ। हमारे एक परंपरा है, जैन परंपरा में तो शाख को भी काटना शब्द बोलना भी मना है। शाख समारना कहते हैं, शाख सुधारना, मतलब उसको सुधार दो, सब्जी को भी सुधार दो। जैसे कि इन्होंने बताया कि 2 बिलियन, मतलब कुछ 72 बिलियन एनिमल्स का तो फिगर है कि वैश्विक तौर पे इतने बड़े पैमाने पे पशुओं की, हर प्रकार के पशुओं की कत्ल हो रही है। पेशेंट जीरो जो वहां से निकला, वेट मार्केट से, वुहान से, तो हमें पूरे 700 बिलियन 700 करोड़ की इस मानव बस्ती को ये समझाना पड़ेगा कि हमारी पूरी जीवन शैली वो तत्व और सत्व के पे आधारित है। एक सत्वपूर्ण जीवन जीने के लिए सात्विक होना भी बहुत जरूरी है, और सात्विकता वो शाकाहार के बिना आ ही नहीं सकती है। एक प्राकृत में बहुत अच्छा श्लोक है, सच्चित्ते पडिबद्धे अप्पोलियंच दुप्पोलियंच आहारे तुच्छो सही भखणाया पडिकमे देसियम सबम। वंदितु सूत्र में, जैन परंपरा में ये सूत्र आता है, सच्चित्ते पडिबद्धे मतलब कौन सा आहार करना, तो क्या अपक्व आहार मत करो जो कच्चा है, दुपक्व आहार मत करो जो ज्यादा पक गया है, सुपक्व आहार करो। तो कहते सुपक्व आहार बनता कैसे है, तो कहते हैं ईंधन अड़ाया अण सोध्या बाड़या, मतलब अनटच ईंधन, जो गोबर के कन्ने कहते हैं जिसको, उस पे जो अन्न पकता है वो इतना सुपक्व होता है को सुपक्व अन्न खाने से अपने शरीर में किसी भी प्रकार के रोग होने की शक्यता नहीं है। आदरणीय प्रभुदास बेचरदास पारेख जी ने उनकी पुस्तक अभक्ष्य अनंत का विचार और आहार मीमांसा, ये पुस्तक में ये बहुत बखूबी से लिखा है कि मनुष्य ये यदि पूर्व भव का कोई दुर्भाग्य या कर्म हो तो ही बीमार हो सकता है, अदरवाइज उसको बीमार होने की कोई संभावना ही नहीं है। तो क्यों पूछते, क्यों ऐसा, तो कहते हैं कि वो इतना नियमित मनुष्य, ये इतना नियमित प्राणी है, सुबह 5 बजे उठेगा, 10 बजे भोजन करेगा, दूसरा भोजन शाम को 5 बजे करेगा, रात को 10 बजे सो जाएगा, 5-10-10-5। यदि ये कॉन्सेप्ट अपना लिया तो तंदुरुस्त जीवन शैली के लिए इससे बढ़िया कोई उपाय ही नहीं है। दिन में 2 बार खाना है, 32 कवली भोजन कहते हैं, मतलब हाथ में 32 टाइम्स लो और जितना भोजन 32 बार में आता है उतना करो, रोग आपके नजदीक तक नहीं आएगा। एक बहुत अच्छी, मतलब एक स्तवना है, घेबर जोई हाथ न मांडे ते मूर्ख में पहलो जी। मतलब अच्छा आहार जब हमारे पास उपस्थित है तो हम मूर्ख है कि हम जो मर गए हैं उनको खा रहे हैं। घेबर मतलब एक मिठाई है, मतलब मूर्ख कहा जाएगा उसको कि जो अच्छा ऐसा खाना छोड़ के कुछ गंदा खाना खाएगा। और हम सब देखते हैं कि भारत के अंदर ये परंपरा, जैसे 50-60 साल पहले, 100 साल पहले की परंपरा देखो और आज की परंपरा देखे, पता नहीं कितने जात के चित्र विचित्र विदेशी आहार, और फिर मैकडोनल्ड के माध्यम से, फिर केंटुकी फ्राइड चिकन के माध्यम से ऐसे ऐसे प्रचार तंत्र और ऐसे ऐसे आहार उपलब्ध करके लोगों का ब्रेन वॉशिंग हो रहा है कि सामान्य अच्छा आहार, बाजरी का रोटा, जवार का रोटा या गेहूं की रोटी या चावल दाल, ये सब छोड़ के हम जो हमें पचता भी नहीं है ऐसा खाने के पीछे आज लग चुके हैं। मुझे तो बहुत आश्चर्य तब होता है कि ये सभी कत्ल खाने चलते हैं और इसको सरकार की सब्सिडी मिलती है, मतलब ये सब स्पॉन्सर्ड कत्ल होती है, सब्सिडाइज्ड कत्ल होती है। भाई क्यों सब्सिडाइज? तो एक खुलासा दिया जाता है कि भाई हाइजीनिक मीट मिले किसको, जो मीट खा रहे हैं। तो फिर शाकाहारियों ने क्या गुनाह किया है?
उनके लिए भी हाइजीनिक दाल चावल रोटी सब्जी के बड़े बड़े किचन डाल दो और सबके घर के किचन बंद ही करा दो फिर तो। सो जिसको जो खाना है, व्हाई द थिंग्स आर स्पॉन्सर्ड, सब्सिडी क्यों? अभी अभी 20 लाख करोड़ का जो पैकेज निर्मला सीतारामन जी ने घोषित किया, उसमें से 15,000 करोड़ रुपया भारत सरकार ने एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट को, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दिया। मैं ताजुब हो गया जब उसका ट्वीट मैंने पढ़ा तो कि 15,000 करोड़ से भारत में कत्ल का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बढ़ जाएगा कि हमारी मीट एक्सपोर्ट बढ़ जाएगी। क्या जरूरत है 15,000 करोड़? जिसका नाम एनिमल हस्बेंड्री है, मतलब पशुपालन है, वो मंत्रालय ही पशु मारण कर देता है। ऐसे कैसे हो सकता है? पशु मारण का एक एनिमल मर्डरिंग मिनिस्ट्री अलग बना देनी चाहिए। पशुपालन की मिनिस्ट्री में मर्डरिंग मिनिस्ट्री क्यों इकट्ठी कर दी है? हम इतनी बड़ी मात्रा में $54 बिलियन का हमारा अभी चाइना के साथ मीट एक्सपोर्ट का कॉन्ट्रैक्ट है। हम हमारे पशुओं को काट के दूसरों को खिला रहे हैं, क्यों? वाई? हम जिंदा पशुओं को एक्सपोर्ट कर रहे हैं यूएई, दुबई, सब जगह। वाई? हमारे जो भेड़ बकरियां रोज सुबह से शाम में 2-4-5 किलो एनपीके, नाइट्रोजन फास्फोरस, हमारी जमीन को धरती माता को देती है, ऐसे भेड़ बकरियों हम जिंदा का जिंदा जलने के लिए क्यों भेज रहे हैं? हम भारत में बाहर से कोई भी मांसाहार को प्रवेश न होने दे और यहाँ से कोई मांसाहार करने के लिए हम एक्सपोर्ट भी नहीं करें। जैसे हमारे अगले वक्ता जी ने, अच्युत गोपाल दास जी ने बताया कि भाई मांस पैदा करने के लिए इतना सारा चारा या इतना सारा अनाज खिलाना पड़ता है, तो ये तो हम क्राइसिस क्रिएट कर रहे हैं कि इतना सारा चारा या वो खिला के हम मांस पैदा कर रहे हैं और फिर वो एक दिन में खत्म कर रहे हैं। कई लोग ऐसा सोचते हैं कि भी हमारा पॉपुलेशन बहुत बढ़ गया है तो वो कम होना चाहिए। मतलब ये भी है ना, आगे जाके कत्ल के तरफ आगे जाने की प्रक्रिया है। मन में ये सोच आवे कि 700 करोड़ की प्रजा बहुत ज्यादा है, तो फिर उसका इमीडिएट सोच क्या आएगा? तो फिर थोड़े लोगों को कम कर दो। कम कैसे करें? क्या जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आया, इसको वर्ल्ड वॉर ही बोलते हैं, लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर क्यों बोला? इसका मतलब भी सेकेंड आने वाला था क्या? जैसे सार्स आया या कोई भी आया तो ये कोविड आया, तो एक बेसिक कोविड के पीछे भी एक षड्यंत्र सा लगता है कि इस विश्व में से थोड़े 100-200 करोड़ लोगों को कम किया जाए। क्यों कम किया जाए? किसको भारी पड़ रहा है भाई? एक ये कहते हैं कि प्रदूषण बहुत बढ़ गया है। अरे प्रदूषण बढ़ गया है तो आप पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के अनाप शनाप उपयोग के प्रतिबंध डालो, लेकिन लोगों को मारने की सोच क्यों आती है? सोच इसलिए आती है कि हमने पहले पशुओं को मारने का इजी कर दिया। आज 100 बिलियन पशु यदि हम मार रहे हैं तो हमको कोई मर जाए या मार दे इसकी सोच नहीं रही, कोई उसका हमको दर्द नहीं हो रहा है, इसलिए हम फिर लोगों को भी मारने के पीछे तुल गए हैं। नेचर स्लो की जो बात है ना, तो आज वही नेचर लो है। पशु अपने आप से जंगल में चारा खाएगा। गोपाष्टमी अभी अभी गई, कृष्ण भगवान ने खुद गोपाष्टमी के दिन गायों को लेके जंगल में चराने जाने की शुरुआत की थी, इसलिए उसका नाम गोपाष्टमी हो गया। दुर्भाग्य है इस देश का कि 25-30 साल पहले सरकार को यह सोच आई कि भी जंगल में पशु नहीं जाना चाहिए क्योंकि जंगल खराब हो जाएगा, और एक कायदा बना दिया कि जंगल में कोई पशु चरने को नहीं आएगा। फिर भले जंगल में कितना भी घास बना रहे और वो घास सड़ जाए तो कोई वांधा नहीं। जंगल में जब पशु जाता था, घास चरता था, उसका गोबर वहां पड़ता था, उस गोबर के आधार पे जंगल को भी एक पौष्टिकता मिलती थी, नेचुरल मैन्योर मिल जाता था। अब वो सब चीजें बंद और कम हो गई, तो एक बहुत बड़ा हादसा सा हो रहा है कि आज 30-30 साल से हमारे पशुओं को हम जंगल में नहीं जाने देते, उकरडे में जाने देते, और उसकी वजह से फिर बताते हैं कि देखो इनके लिए खाने का कुछ नहीं है और ये बिन उपयोगी है तो इसको मार दो। तो कौन से कैटल्स तो ऐसे बोलते हैं बिन उपयोगी पशुओं को मार रहे हैं। पशु कभी बिन उपयोगी हो सकता है क्या? वो तो जब तक गोबर देते रहता है तब तक वो उपयोगी है। दूध से पशु की उपयोगिता अनुपयोगिता प्रस्थापित नहीं हो सकती है। गोबर और गोमूत्र से उपयोगिता, क्योंकि गोबर मतलब फर्टिलाइजर, गोमूत्र मतलब पेस्टिसाइड। तो
पशु को मारने के मारते 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 हम कहीं मर्सी किलिंग की तरफ और मानव को मारने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और पूरा विश्व उस धरा पे चल रहा है, ऐसा हम देख रहे हैं अभी। तो मेरा आज निवेदन यह है, पूरे इस माध्यम से, करुणा एनिमल वेलफेयर फाउंडेशन के माध्यम से पूरे विश्व को एक विनंती है कि हम मारण की भाषा में से तारण की भाषा में आ जाए। हम कभी ये ना सोचे कि किसी को काटे, किसी को मारे। कुमारपाल महाराजा का जब राज चलता था गुजरात में, 18 देश के वो मालिक थे, तो मारना शब्द भी वहां पे प्रतिबंधित था। राजा अकबर ने भी अपने राज्य में 6 महीने तक कत्लखाने बंद रखे थे, साल के 6 महीने बंद रहते थे। लेकिन पिछले 100-200 साल से अंग्रेजों की सरकार आने के बाद तो बहुत बड़ी मात्रा में स्पॉन्सर्ड कत्ल हो रही है, और इतनी बड़ी मात्रा में स्पॉन्सर्ड, सरकारी स्पॉन्सर्ड कत्ल हो रही है। तो हमें तंदुरुस्त बनना है। तो ये मेरा स्व अनुभव भी है, और मेरे साथ जुड़े हुए हजारों लाखों कार्यकर्ताओं जो हमारी परंपरा, जैन परंपरा से जुड़े हुए हैं, सब रात को नहीं खाते हैं। कोई मांसाहार तो छोड़ दो, शाकाहार भी करते हो। शाकाहार में भी ऊपर का आहार, अन्नाहार ज्यादा करते हैं। शाकाहार में भी सब्जी, हरी सब्जी, हमारी परंपरा में महीने में 10 दिन हम लोग सब्जी नहीं खाते हैं, अष्टमी चतुर्दशी को छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि सात्विकता की तरफ आगे बढ़ना है। मनुष्य जीवन मिला है तो पवित्रता की तरफ आगे बढ़ना है, और पूरा विश्व हमारा भाई है। किसी को दर्द होता है, किसी को कुछ लगता है तो भी हमें दर्द होता है, तो किसी को मारने की तो हम सोच भी कैसे सकते हैं। और हमारी जीवन में हमें शाकाहार, अन्नाहार के माध्यम से पूरा ऑर्गेनिक फूड जो है उसको अपनाना पड़ेगा। क्या खाए? एक बहुत अच्छी बात है गुजराती में, घी गोड़ आटो कुलेर करी चाटो बाकी बधु दाटो। मतलब सुबह सुबह क्या खाना है? तो बोलते हैं कि नवकारसी। नवकारसी मतलब सुबह जैसे सूर्योदय के पश्चात 48 मिनट्स के बाद हमारी परंपरा में भोजन शुरू होता है। तो शुरुआत कहाँ से करनी है खाने की? तो हमारी जठराग्नि को भी ऑयलिंग होना चाहिए, तो घी से शुरू करना है। तो घी, गुड़ और आटा, मतलब जिसका लड्डू बनाओ या जिसका सुखड़ी बनाओ, उससे आहार की शुरुआत करो। चाय की परंपरा थी ही नहीं अपने पास, बहुत पवित्र परंपरा। और ये 3 चीज खाओ, घी गोड़ आटो कुलेर, कुलेर मतलब लड्डू, कुलेर करी चाटो बाकी बधु दाटो, मतलब बाकी सबको दफना दो, कुछ नहीं खाने की जरूरत है। बस ये 3 चीज खा लो सुबह सुबह, देखो क्या स्फूर्ति आ जाती है। मतलब अपना तो ये कहते थे कि दोपहर का भोजन जैसे पूरे एक महाराजा जैसा भोजन है, तो पूरा अच्छा बाजरी का रोटा है, दाल है, चावल है, सब्जी है या तो मूंग है। अभी अभी मैं अमेरिका के कोई मित्र मुझे मिलने आए थे, बोले उसमें प्रोटीन है, इसमें प्रोटीन है। अमेरिका से आया, थोड़ा सुटेड बुटेड था, टाई बाई पहना था, बहुत पढ़ा लिखा था, इंडियन ही था, लेकिन प्रोटीन की चर्चा चली। तो भाई साहब ने कुछ बहुत सारा चिकन का, उसका कुछ बोल दिया। मैंने उठा के उसको पूरा एक चार्ट थमा दिया, जिसमें मूंग में कितना प्रोटीन है, इसमें कितना प्रोटीन है, चने में कितना है, सिंग में, मूंगफली में कितना है, वो सब चार्ट थमा दिया। तो ताजुब हो गया, बोले भाई साहब ये तो बहुत अच्छी चीज है। तो अपने को जो फाइबर्स चाहिए, प्रोटीन्स चाहिए, वो सारी चीज अपने अन्न आहार शाकाहार में मिल ही सकती है। अपनी एक परंपरा मतलब ये है, हम तो क्या है, हम ऐसे तो नहीं है कि दिन भर खाते ही रहे। एक्चुअली तंदुरुस्त रहना है तो दिन में 2 बार से ज्यादा बार खाने की भी परंपरा नहीं है। तो सुबह तो लाडू खा लिया, भोजन के वक्त भोजन किया, शाम को कहते हैं दूधे करे वाड़ू, मतलब दूध और खिचड़ी ले लो या दूध और बाजरी का रोटा ले लो। न गैस होना है, न गैस्ट्रिक होना है, न पेट दर्द होना है, न सिर दर्द होना है, और एकदम मस्ती से जीवन जीना है। आज हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी, आप देखिए दिन में 20-22 घंटा काम करते हैं, पूर्णतया शाकाहारी है और बहुत परिमित भोजन से पूरा जीवन चलाते हैं। ऐसे पवित्र संत हमारे पूरे भारत में 1 करोड़ से अधिक मंदिर, इतनी बड़ी मात्रा में अपने संत,
और सभी के सभी शाकाहारी है और सभी इतनी सत्वता पूर्वक, इतने पवित्रता पूर्वक अपना जीवन यापन कर रहे हैं और इनकी पवित्रता से पूरे देश में एक ऊर्जा फैली हुई है। तो मैं आज इस माध्यम से सभी को ये निवेदन करना चाहता हूं, मांसाहार का त्याग करें, शाकाहार और अन्नाहार अपनाएं। शाकाहार से ऊपर की भाषा है अन्नाहार की, वो अपनाएं। परिमित मतलब हित मित पथ्यम सत्यम, हित होए ऐसा खाए, मित थोड़ा सा खाए। आयुर्वेद में एक सूत्र है, अशाक भूखा, मतलब बहुत सब्जी खाने की भी जरूरत नहीं है। आप देखिए, आप ज्यादा हरी सब्जी खाओगे तो टॉयलेट भी थोड़ा सा पतला या थोड़ा ऐसा ग्रीन आएगा। गाय की तो परंपरा में मुझे मालूम ही है कि ज्यादा हरा चारा खिलाते हैं, जैसे जर्सी होल्स्टीन को पूरे दिन खड़े रह के हरा चारा खिलाते हैं, पतला सा गोबर निकलते रहता है, कोई काम का नहीं आता है। और हमारी जो गाय है जो गौचर में घूम के चारा खाती है तो एकदम अच्छा गोबर, और उसको ये कहते हैं अड़ाया। अड़ाया मतलब अनटच गोबर का जो कन्ना पड़ता है जमीन पे, वो 1-2 दिन में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से सूख जाता है। आप हाथ में उठाओ, इतना बड़ा गोबर का कन्ना होगा, लेकिन उसका वजन 25-50, इतना हल्का होगा वजन में। और उसको प्रगटाओ, जब प्रकट करो उसको, तो उसमें से इतना बढ़िया अग्नि प्रकट होगा कि उसमें खिचड़ी जैसा, उसमें पिज्जा हो नहीं सकता है, उसमें कुछ मांसाहार पक नहीं सकता है, उसमें रोटी सब्जी दाल चावल ऐसा पवित्र आहार ही पक सकता है। तो जीवन में शाकाहार अपनाएं, अन्नाहार अपनाएं और अपने जीवन को तंदुरुस्त बना के, जीवन की जो पूर्ण मर्यादा है, जो भगवान ने अपने को श्वासोश्वास प्रमाण जीवन ये कुदरती व्यवस्था में मिला है, उस व्यवस्था को पाके पूरे विश्व की मंगल कामनाओं के साथ, मंगल भावना के साथ मेरे वक्तव्य को मैं समाप्त करता हूं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे गिरीश भाई, आपने एक बहुत अच्छी बात भी बताई चौविहार के बारे में। तो एक हमारे दिमाग में ऐसा भी आ रहा है कि आप हैं जैसे दूसरे जैन धर्म के जो फॉलोअर्स हैं, तो इसका साइंटिफिक, सिर्फ रिलीजियस नहीं बट हेल्थ रिलेटेड जो है इसका बेनिफिट्स, साइंटिफिक जो बेनिफिट्स हैं उसके बारे में भी हम एक ऐसा वेबिनार करेंगे। और उसमें आप हैं और दूसरे 2-3 जो चौविहार को स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं, और उससे अपने को क्या बेनिफिट मिला, आपको पर्सनली क्या बेनिफिट मिला। तो सिर्फ स्पिरिचुअली या रिलीजियस वे पे तो होगा ही होगा, अपने हेल्थ पे, पर्सनल ग्राउंड पे टेंजिबल बेनिफिट जिसको बोलते हैं, व्यवहारिक बेनिफिट, वो क्या मिला उसके बारे में आप मार्गदर्शन दें। ऐसा भी हम एक वेबिनार आपकी अनुमति से फ्यूचर में करेंगे। अब हमारे बीच में आमंत्रित करूंगा डॉक्टर निशिता दीक्षित जी, जो जन ऊर्जा मंच की सेक्रेटरी हैं, विशेषतः गौ सेवा गौ रक्षा गतिविधि में विशेष तरह की अभिरुचि है, एक सोशल एक्टिविस्ट भी है। और मैं उन सब सभी ने आमंत्रित करता हूं कि वो अपने आज का जो हमारा विषय शाकाहार एक तंदुरुस्त जीवन शैली, खास करके जो मेडिकल टर्मिनोलॉजिस्ट, शी हिमसेल्फ इज एमबीबीएस, शी हिमसेल्फ इज ए रिनाउंड डॉक्टर, तो वो इस विषय को मेडिकल ग्राउंड्स पे भी ज्यादा स्पष्ट कर पाएंगी और इस विषय में ज्यादा मार्गदर्शन भी दे पाएंगी। आज हमारे बीच हमारे आनंद और गौरव की बात, दूसरी बात ये भी है कि हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी रमेश भाई ठक्कर वो भी मौजूद है। वो भी यहाँ पे वेजिटेरियन सोसाइटी नामक एक बहुत बड़ी एनजीओ चलाते हैं और राजकोट में कई गौशाला एनिमल हेल्पलाइन के साथ पहले से एक फादर फिगर की तरह कनेक्ट है। और वो भी, उनकी भी एक बहुत बड़ी 75 बेड्स की एक हॉस्पिटल है, फिर भी वो इस तरह के विषय को सतत प्रसारित और प्रचारित करते रहते हैं। मैं डॉक्टर निशिता दीक्षित जी से विनती करूंगा कि वो हम सबको अपना अनुभव से मार्गदर्शन दें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद मित्तल जी। सबसे पहले मैं आदरणीय प्रभु जी को प्रणाम करना चाहूंगी। आपके विचार जाने और बहुत ही अच्छा लगा। आपका दृष्टिकोण ऐसा एक्सपेक्टेड ही था। आपका चूंकि बैकग्राउंड ही इतना स्पिरिचुअल और वास्ट बैकग्राउंड है, और शाह साहब की भी बातें सुनी तो बहुत अच्छा लगा कि हम सब एक ही वेवलेंथ पर हैं, एक ही विचारधारा के साथ हम लोग जुड़े हुए हैं। अमर जी को भी मैं धन्यवाद दूंगी जिन्होंने मुझे इस बहुत ही उत्कृष्ट वेबिनार के साथ जोड़ा। तो चूंकि मैंने अपना मेडिकल क्षेत्र में भी सेवाएं दी हैं, वो थोड़ा अनुभव है। और अब जिस धर्म में हम जन्म लेते हैं, हम बाय डिफॉल्ट उस धर्म को आगे लेकर चलते हैं, उसकी
अवधारणा को हम आगे बढ़ाते हैं। तो मैं ऐसा मानती हूँ कि सनातन धर्म में जन्म लेना एक बहुत बड़ा सौभाग्य है, कई-कई जन्मों के पुण्य का प्रताप है। और हमारे जो शास्त्र हैं, उनका जो आज से जो लाखों वर्ष पहले जो वेद हमारे अवतरित हुए, आज जो स्पिरिचुअलिज्म की थ्योरीज हमारी आज तक चली आ रही है, मॉडर्न साइंस उन्हीं पर बेस्ड है। कहीं भी मॉडर्न साइंस में हम ये नहीं कह सकते कि जो भारतीय दर्शन है उससे कुछ हटके ये कुछ नई खोज आई है, नहीं। ये सब चीजें हमारे पास हमारे शास्त्रों में उल्लेखित हैं, जिनको मॉडर्न साइंस अपने अपने तरीकों से अपने अपने नए नए प्रोसीजर से वो वापस से उनको प्रकट कर रही है, मेरा ऐसा मानना है। जैसा निश्चित तौर पे जैसा भोजन हम लेते हैं वैसी ही हमारी विचारधारा बनती है। सात्विक भोजन लेंगे हम सत्व की तरफ, सत्व गुण की तरफ आगे बढ़ेंगे। तामसिक भोजन लेंगे, हमारे अंदर तामसिक गुण का प्रभाव अधिक हो जाएगा। अब अगर हम अपने चक्रों पर जो हमारी अवधारणा है, हमारा जो स्पिरिचुअल भारतीय स्पिरिचुअलिज्म है, जो हम 7 चक्रों को अपने शरीर में ह्यूमन बॉडी में हम मानते हैं कि मूलाधार से सहस्त्रार तक की ये जो यात्रा है, यही एक्चुअल हमारा जो जीवन का उद्देश्य है कि हम अपने जीवन काल में स्पिरिचुअल ग्रोथ करते रहें। तो ये स्पिरिचुअल ग्रोथ होगी कैसे? अगर हम अपने जो हम इस शरीर में जो शरीर मध्यम खलु धर्म साधनम, अगर जो हमारे सभी धर्मों का साधन करने वाला जो ये शरीर है, उसी को अगर हम दूषित कर रहे हैं, तो हमारी इंटरनल ग्रोथ कैसे होगी? ये एक बहुत ही सोचने वाली बात है। तो पहला उद्देश्य अगर हम स्पिरिचुअल एंगल से देखें, तो सात्विक भोजन से ही हमारी आगे की प्रगति होगी। हमारा एलिवेशन, स्पिरिचुअल एलिवेशन यहाँ से ही बेस्ड है कि हम सबसे पहले तामसिक भोजन को छोड़ते हैं उस यात्रा पे चलने के टाइम। और जैसा कि प्रभु जी ने कहा पेन वेव थ्योरी, निश्चित तौर पे मैं एग्री करती हूँ। न्यूटन्स, अब मैं दोनों चीजों को अगर कंबाइन करके बात करूंगी, स्पिरिचुअलिज्म और साइंटिफिक जो सिद्धांत मॉडर्न साइंटिस्ट ने जो सिद्धांत निकाले हैं या उन्होंने जो रीडिस्कवर किए हैं, ऐसा कहना चाहिए। तो अगर न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को हम देखें कि एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड अपोजिट, एनर्जी कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ये जो ऊर्जा है, जो एनर्जी है, वो क्रिएट नहीं होती, इसी यूनिवर्स में है, बस वो अपना फॉर्म बदल लेती है। तो अगर एक मनुष्य या हम जो इतने उत्कृष्ट अपने आप को मानते हैं, हम अगर किसी जीव की हत्या करते हैं सिर्फ भोजन के लिए, जबकि प्रकृति ने करोड़ों करोड़ों वनस्पतियां हमें दी हैं, अनेकों लाखों प्रकार के फल फूल दिए हैं, हम उनको खा सकते हैं अपनी भूख मिटाने के लिए, लेकिन अगर हम एक पशु की हत्या करके उसको भोजन बना रहे हैं, तो डेफिनेटली उसके अंदर से जो चीत्कार निकलेगा, जो उसको जो पेन होगा, उसके जो सेंसेशन से जो एक वाइब्रेशन इस एनवायरनमेंट में क्रिएट होगी, वो घूम फिर के हमें ही डैमेज करेगी, बिकॉज एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड अपोजिट। तो हम ये क्यों भूल जाते हैं कि हम जैसा बोएंगे वैसा काटेंगे। यहाँ ये चीज बार बार रिटरेट करना बहुत आवश्यक है, और इन ऐसे वेबिनार्स के माध्यम से इस तरह की चर्चाएं निरंतर करते रहना बहुत आवश्यक है। और निश्चित तौर पे ये जो कोरोना का पेंडेमिक है, और जो पहले भी कई पेंडेमिक्स हुए हैं, आई एग्री कि उनका बहुत बड़ा, कहीं भी वेजिटेरियनिज्म से कोई पेंडेमिक आज तक नहीं हुआ है। तो इसको भूलना तो बहुत बड़ी एक मतलब मूर्खता होगी कि हम जिस जिस भोग रहे, हम पिछले 1 साल से जिस बुरी तरह से इस कोरोना काल को भोग रहे पूरी मनुष्यता, तो उसको हम भूल के वापस वही गलती करें, वही नॉन वेजिटेरियन फूड की तरफ जाएं, वही अपने तामसिक गुणों की अवगुणों की को पकड़ के रहें, तो ये हमारी एक बहुत बड़ी, पूरी मानव जाति की एक बहुत बड़ी मूर्खता होगी। तो यहाँ से ही हम एक नई शुरुआत कर सकते हैं, हम एक अपने लाइफ को सभी सामूहिक रूप से एक रीस्टार्ट कर सकते हैं कि हमें अभी तक ऐसी गलतियां करके क्या मिला और आगे हम इनको कैसे सुधार सकते हैं। तो वेजिटेरियन होना, ये इस कोरोना का एक सबसे बड़ा टेक होम मैसेज हम सारी मानव जाति को दे सकते हैं। दूसरा जो मैं एक एंगल लेना चाहूंगी कि हाँ,
अगर कोई ये तर्क देता है कि एनिमल प्रोटीन है और उसकी आवश्यकता है और उसको बॉडी बिल्डिंग के लिए ये, तो हमारे बहुत सारे बॉडी बिल्डर्स मान लीजिए, पहलवान मान लीजिए, जिन्होंने भारत को विभिन्न इंटरनेशनल लेवल्स पे ओलंपिक मान लीजिए, एशियन गेम्स मान लीजिए, बहुत ग्लोरी दिलाई है। हमारे दारा सिंह जी, सुशील कुमार, ऐसे अनेक जिनकी शक्ति किसी से छुपी हुई नहीं है। दे ऑल आर वेजिटेरियन। तो कहाँ ये प्रूव हो रहा है कि नॉन वेज खाने से ही शक्ति मिलती है या हमारी बॉडी में बहुत ताकत नॉन वेजिटेरियन फूड से ही आती है। तो ये भी बात यहाँ सेटिस्फाई नहीं हो पा रही, ये बात कि नॉन वेजिटेरियन फूड इज वेरी गुड फॉर बॉडी। एनिमल प्रोटीन बहुत ज्यादा आवश्यक है हमारी बॉडी के लिए, क्योंकि हमारे हमारे जो देसी खेल हैं, अगर हम अपने देसी खेलों की तरफ देखें, हमारे गाँव से जुड़े हुए जो परंपराएं हैं, तो वहाँ आज भी गाय का, गौ माता का घी, दूध और दही खाकर हमारे जवान, नौजवान अच्छा-अच्छा काम कर रहे हैं, देश के लिए बड़ा नाम रोशन कर रहे हैं। फोगट बहनों का कोई उदाहरण किसी से छुपा हुआ नहीं है, बबीता फोगट और उनकी बहनें, तो वो सब वेजिटेरियन है। ये कुछ उदाहरण देना इसलिए आवश्यक है क्योंकि नई पीढ़ी शायद इन उदाहरणों से बहुत अच्छी तरह रिलेट कर सके। ऐसे ही अगर हम साइंटिफिक बेसिस पे जाएं, तो दालें, जो कि चना, अपना सोयाबीन, मूंग, मटर, इनमें जिस क्वालिटी का प्रोटीन है, अगर हम कंपैरिजन करें, तो एक जानवर का मांस, उसके अंदर के हड्डी, उसके अंदर के खून की धमनियां, ये सब खाकर अपनी बॉडी को ओवर बर्डन करके उसको डाइजेस्ट करने के लिए ओवर एग्जॉस्ट करने की आवश्यकता कतई नहीं है। उल्टा हम प्रोटीन के लिए, हाई क्वालिटी प्रोटीन के लिए, अगर हम दाल, जिसमें कि मूंग की दाल, चने की दाल, मटर, सोयाबीन, इस तरह की दालों का हम अगर सेवन करते हैं, इनमें नाइट्रोजन कंटेंट बहुत अच्छा होता है। प्रोटीन और प्रोटीन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है नाइट्रोजन। अगर हमें दालों से, जो कि बहुत आसानी से हजम हो जाएंगी, नेचुरल प्रोडक्ट है, प्रकृति हमें भरपूर दे रही है, और भारत जैसा कृषि प्रधान देश, हमें तो यहाँ किसी भी प्रकार के फल, फूल, दाल, सब्जी की कोई कमी नहीं है। दुनिया की ऐसी कोई अच्छी वैरायटी की सब्जी ऐसी नहीं होगी या ऐसा खाद्य पदार्थ नहीं होगा जो भारत में पैदा नहीं होता है। तो हमें एटलीस्ट, वी इंडियंस नीड नॉट गो unnecessarily towards a non-vegetarian diet। तो एक ये भी एक सिद्धांत हम अपने पीढ़ी को, नई पीढ़ी को समझा सकते हैं कि वी हैव एम्पल ऑफ वैरायटी ऑफ नेचुरल फूड। दूसरा, मिलेट्स। मिलेट्स जिसमें कि ज्वार, बाजरा, रागी, और हमारे प्रधानमंत्री जी ने अभी कुछ ही दिन पहले एक बहुत ही अच्छा संदेश सबको दिया है कि हमें ज्यादा से ज्यादा मिलेट्स अपने भोजन में लेना चाहिए। इसमें बहुत ही इजीली डाइजेस्टिबल मिलेट्स हैं, इनमें फाइबर कंटेंट भी बहुत अच्छा होता है। हमें इसमें इतना सुविधा है हमारे प्राकृतिक भोजन में कि न तो हमें इसमें कोई बहुत ज्यादा डाइजेशन में एनर्जी लगानी है, महंगा भी नहीं है। मिलेट्स तो बहुत ही सस्ता, हमारे तो जिसे कहते हैं ना कि आम नागरिक का भोजन ही मिलेट हुआ करता था, जो कि हमारी पाश्चात्य जीवन शैली या मॉडर्न वेस्टर्न लाइफस्टाइल को अपनाने की वजह से हम इन सब चीजों से धीरे धीरे दूर होते चले गए। हम एक पब कल्चर, एक क्लब कल्चर, एक फास्ट फूड रेस्टोरेंट कल्चर की तरफ मुड़ते चले गए, और कहाँ कब हमारी जनरेशन्स भटक के बर्गर और ऑल दीज चिकन टिक्का एंड ऑल दीज, इन चीजों में कब घुस गई, हमें इसका अंदाजा भी नहीं हो पाया। लेकिन ठीक है, हम अगर ऐसा मानते हैं कि देर आए दुरुस्त आए, या जब जागो तब सवेरा, तो आज भी अगर हम ये शुरुआत करते हैं वापस से अपने आप को स्ट्रीमलाइन करके उस डायरेक्शन में जाने के लिए, अपनी पीढ़ियों को प्रेरित करें, तो ये बहुत अच्छा एक हमारा एक प्रयास होगा। एक, हालांकि अब चूंकि हम स्पिरिचुअलिज्म पे भी काफी बात कर रहे थे, तो शायद प्रभु जी मेरे से एग्री करेंगे कि कुछ लोग बहुत गलत एक मैसेज को लेकर जाते हैं। जैसे कि जब बीफ की बात आती है, कि हमारे पुरातन शास्त्रों में गोमेध जैसी परंपरा रही है, तो मैं ऐसा मानती हूँ, और जितना मैंने समझा है सनातन धर्म के शास्त्रों को, तो गोमेध जो शब्द था, या वो शब्द गो, गो का शब्द शाब्दिक अर्थ
इंद्रियों से भी हुआ करता था। मतलब हमारे संस्कृत भाषा में इंद्रियों पर वश करना या इंद्रियों को अपने वशीभूत करने को भी गोमेद कहा गया है। लेकिन कालांतर में जिन लोगों ने हमारे शास्त्रों का अनुवाद किया, कहीं ना कहीं उन्होंने ये भ्रम पैदा करा, जो कि मुझे लगता है ये एक षड्यंत्र था या एक कुत्सित मानसिकता थी कि आने वाली पीढ़ियों को भ्रमित किया जाए कि गोमेद मतलब गोवध, जबकि गोमेद का मतलब उस समय के संस्कृत के विद्वानों ने इंद्रियों के ऊपर अपना वश करने को गोमेद कहा था। तो यहाँ हमें ये भी साथ के साथ क्लियर करते रहना चाहिए कि हमारे शास्त्रों में कभी भी जीव हत्या को का वो वर्णन या जीव हत्या को कभी भी ग्लोरीफाई नहीं किया गया है। ये कुछ लोगों का षड्यंत्र था कि हम इन चीजों में भटक गए। खैर, एक अगर हम बलि के ऊपर बात कर रहे हैं तो मैं एक चूंकि प्रभु जी ने भी पेन वेव के ऊपर जो एक एग्जाम्पल दिया, तो मैं आप सबका एक ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगी कि कुछ साल पहले आपने अगर टीवी में ये देखा हो कि एक न्यूज आई थी कि नेपाल में कोई 1.25 लाख भैंसों की बलि दी गई किसी वजह से या किसी आयोजन तथाकथित धार्मिक पर्पज से। और उसके साल 2 साल के अंदर ही नेपाल में इतना भीषण भूकंप आया जिसकी त्रासदी के चिन्ह आज भी वहां मौजूद हैं। तो ये भी पेन वेव का ही एक हम बहुत बड़ा एक लाइव जिसे कह सकते हैं एग्जाम्पल कह सकते हैं कि जो पशु हत्या जिस बड़े लेवल पे की गई, इतनी बड़ी त्रासदी नेपाल जैसे देश ने भुगती। तो ये होता है कि एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड अपोजिट। प्रकृति अपना एक्शन, आपके किसी भी एक्शन का तुरंत प्रकृति में रिएक्शन होके रहेगा, ये तो निश्चित तौर पे सिद्ध हो चुका है। इसी के लिए, इसी के चलते हमारे शास्त्रों में बलि के लिए नारियल की बलि, कूष्मांड की बलि और हमारे प्राकृतिक फलों की बलि देकर उसको प्रतिपादित किया गया था, लेकिन वो चूंकि अलग अलग थ्योरीज आ गई। खैर, अगर हम मेडिकल ग्राउंड्स पे भी इसको बात करें, अगर हम मेडिकल ग्राउंड्स पे बात करें कि क्यों वेजिटेरियनिज्म हमारे लिए आवश्यक है, तो चिकित्सक होने के नाते मेरा बहुत इस मामले में अनुभव रहा है कि जो लोग मीट ईटर्स हैं उनको हार्ट की प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा होती है। और इसका सीधा सीधा लॉजिक है, क्योंकि जिस तरह का आप भोजन लेंगे वो ही चीज तो आपकी बॉडी में अक्यूमुलेट होगी। अगर हम एनिमल प्रोटीन या गरिष्ठ भोजन, आप सोचिए एक मीट को पकाने के लिए कितना ज्यादा हाई टेम्परेचर पे ऑयल को लेकर जाना पड़ता है, बहुत तेज टेम्परेचर पे उसको पकाया जाता है, काफी काफी देर तक उसको बॉईल करने के बाद वो मीट सॉफ्ट होता है और खाने लायक होता है। तो आप सोचिए कि वैसे ही जब हम ऑयल को बहुत तेज टेम्परेचर पे पकाते हैं तो उसकी केमिकल कंपोजिशन खराब हो जाती है। उसको और उसमें भी अगर हम मीट को डाल के उसको जबरदस्त तरीके से उसको मैरिनेट करके और बॉईल करके और फ्राई करके खा रहे हैं, तो वो न्यूट्रिशियस कैसे रहेगा? उसका न्यूट्रिशन कंटेंट तो डैमेज होना निश्चित है। और ऑन द कॉन्ट्रेरी अगर हम एक इजीली डाइजेस्टिबल, आसानी से बनने वाला भोजन जो कि तुरंत पक जाता है, तुरंत गल जाता है, उसको ज्यादा ऑयल की भी आवश्यकता नहीं है, उसको हम अपने शरीर में डाल रहे हैं, तो फायदा किससे होना है? ये तो लाजमी है। सिर्फ एक टेस्ट और एक भेड़ चाल है, उसके पीछे भागना कोई समझदारी नहीं है। नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस जिससे कि पूरी दुनिया जूझ रही है, जिसमें कि हाइपरटेंशन और हार्ट डिजीजेस, डायबिटीज हो गया, कैंसर हो गया, ये सब, ओबेसिटी बहुत बड़ा रीजन है। नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस बहुत बड़ा फैक्टर है पूरी विश्व की आबादी को बीमार करने का, उसको नॉन प्रोडक्टिव बनाने का। और चूंकि भारत विश्व का 2nd नंबर का मोस्ट पॉपुलेटेड देश है, हमारे लिए नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गई है। अगर हम आज ही इन पे कंट्रोल नहीं करेंगे तो भारत ग्लोबल कैपिटल ऑफ डायबिटीज, ग्लोबल कैपिटल ऑफ हाइपरटेंशन, इससे हम बहुत ज्यादा दूर नहीं है। तो ये बीइंग वेजिटेरियन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर टू कंट्रोल द नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। हम अपने देश की आबादी को प्रोडक्टिव बनाए रखने के लिए
हमें वेजिटेरियनिज्म की तरफ मुड़ना ही पड़ेगा। हम बहुत दूर नहीं है इन सब परेशानियों, बिल्कुल हमारे सर पे खड़ी है। तो मैं कुछ अगर फायदे आपको गिनाऊं, जो कि बैड कोलेस्ट्रॉल, जो कि एलडीएल जिसे हम कहते हैं, मीट ईटर्स में इसकी संभावना ज्यादा रहती है, और जैसे ही एलडीएल बढ़ता है बॉडी में स्ट्रोक, हार्ट की प्रॉब्लम्स और हार्ट अटैक्स वगैरह, ये सब सारी प्रॉब्लम्स बढ़ने की संभावना बहुत बहुत बढ़ जाती है। ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ने की संभावना रहती है क्योंकि धमनियां सख्त होती हैं। ओबेसिटी यानी मोटापा, जिन बहुत कम वेजिटेरियन लोगों में आपको मोटापे की समस्या दिखेगी, वो भी अगर आनुवांशिक है या उनके लाइफस्टाइल में अच्छा मतलब फिजिकल एक्सरसाइजेस की कमी है, लेकिन मीट ईटर्स में ओबेसिटी बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी। कैंसर बहुत बड़ा फैक्टर है वेजिटेरियन लोगों, अगर हम कंपैरिजन करें दोनों ग्रुप्स में, तो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रीजन, जो कि मीट ईटर्स में आपको ये संभावनाएं ज्यादा दिखेंगी। अच्छा, दूसरा एजिंग, एजिंग फ्री रेडिकल्स और ये सारी वजहों से नॉन वेजिटेरियन डाइट लेने के कारण एजिंग प्रोसेस बहुत फास्ट हो जाता है। आप एक एग्जाम्पल देखिए कि हमारे जो ऋषि मुनि हुआ करते थे, जो कि कंद मूल फल खाकर पत्ते फूल पत्ते के ऊपर अपना जीवन व्यतीत करते थे, 150 200 वर्ष जिया करते थे। आज भी ऐसे हिमालयों में और कंदराओं में ऐसे योगी हैं जो कि कई कई वर्ष उनकी आयु है, बहुत बहुत लंबा उनका जीवन है। तो रीजन उनका डाइट, बहुत अच्छे से वो जो शाकाहार को उन्होंने अपना रखा है, इस वजह से उनका आयु लंबी है। और जैसा कि इन्होंने अभी शाह साहब ने एग्जाम्पल दिया कि हमारे प्रधानमंत्री जी, निश्चित तौर पे हमारे प्रधानमंत्री जी से बड़ा ब्रांड एम्बेसडर तो कोई हो ही नहीं सकता वेजिटेरियनिज्म का, क्योंकि हमारे पीएम जो 70 को अप्रोच कर चुके हैं, और आज भी वो 18 से 20 घंटे काम कर रहे हैं। पिछले 15 वर्षों में एक भी उन्होंने छुट्टी नहीं ली है, एंड ही इज अ प्योर वेजिटेरियन पर्सन। तो उनसे वो ही इज द लिविंग एग्जांपल ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ वेजिटेरियनिज्म। तो हमें बीइंग हम एक इतने अच्छे कल्चर सनातन संस्कृति के हम जो लोग हैं, हमारा तो वी आर बाय डिफॉल्ट वेजिटेरियन पीपल। हमें इस अवधारणा को और पुष्ट करना चाहिए, आगे बढ़ाना चाहिए। और एक अपनी बात को विराम देने से पहले मैं एक मैसेज सबको ये देना चाहूंगी कि एक कुछ लोगों का ये कहना होता है कि भाई विटामिन बी 12 जो कि एक एनिमल ओरिजिन का विटामिन है, ये तो केवल एनिमल के ही सोर्स से मिल सकता है। इसको विटामिन बी 12 लेने के लिए तो हमें एनिमल सोर्स खाना ही पड़ेगा, उसके बिना तो ये फूल पत्तों में तो होता नहीं है। तो एक मेरा अनुरोध माने, और मेरा या एक शेयरिंग ऑफ माय नॉलेज माने कि ऐसा नहीं है। ऐसे हमारे पास साउथ इंडिया में एक बहुत ही बढ़िया डिश है जिसे हम यहाँ तेलंगाना में दद्दोजन्म कहते हैं, या उसको सिंपल भाषा में कर्ड राइस बोल सकते हैं, जिसमें कि दही में पके हुए चावल को रात भर अगर दही में डाल के छोड़ दिया जाए, तो उसमें रात भर में जो प्रोसेस होता है, जो बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है, उससे विटामिन बी 12 जनरेट होता है। और सुबह जो कि हमारा साउथ इंडिया में ये बहुत ही पॉपुलर डिश है, एंड आई रिक्वेस्ट माय फ्रेंड्स एंड ऑल द पीपल हु लिसन टू मी फ्रीक्वेंटली कि आप डेली बेसिस पे ये बनाना शुरू करिए, अपने बच्चों को दीजिए, अपने फैमिली मेंबर्स को दीजिए। इट इज अ वेरी गुड नेचुरल सोर्स ऑफ विटामिन बी 12, वेजिटेरियन सोर्स ऑफ विटामिन बी 12। आपको इसके लिए भी नॉन वेज डाइट की तरफ मुड़ने की कतई आवश्यकता नहीं है। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी, और बहुत अच्छा इस वेबिनार को आगे बढ़ाते हैं। मित्तल जी, थैंक यू सो मच। ओवर टू यू बहुत मित्तल बहुत जी। धन्यवाद डॉक्टर निशिता जी। आप खुद भी एक व्यावसायिक तबीब हैं, बहुत सारा मेडिकल नॉलेज भी इस फील्ड में आप कैरी करती हैं। तो आपने बहुत अच्छी तरह से इसके जो मांसाहार के मेडिकल नुकसान जो है वो भी समझाया, और शाकाहार से अपने आप को क्या बेनिफिट मिल सकता है, और कैसे शाकाहार से पूरे विश्व में और अपने लिए भी बेनिफिट्स हम सब गेन कर सकते हैं, उसके बारे में आपने बहुत स्पष्ट आपने हम सबको मार्गदर्शन दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर निशिता जी। और अब हम सब जिसको सुनने के लिए जैसा बोल सकते हैं बेताब है, ऐसी हमारी सबकी छोटी सी बच्ची, प्यारी बच्ची, बहुत बड़ा अच्छा स्माइली फेस, उसका अभी स्क्रीन पे हम सब देख रहे हैं। अनिका,
नमस्ते अनिका, गॉड ब्लेस यू। और आप 12 साल की छोटी सी उम्र में इतना सारा नॉलेज गेन करती हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि आपके हृदय में भी एनिमल्स के लिए, गौ माता के लिए बहुत बड़ा प्यार और सद्भाव है। आपको, आपके पेरेंट्स को भी आज आज के इस अवसर पर प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने एक ऐसा ऐसा संस्कार सिंचन आप में किया है। और मैं तो आशा रखूंगा कि पूरे विश्व में आगामी दिनों में, आगामी सालों में, आगामी डेकेड्स में अब बहुत सारा ग्लोबल स्तर पर वेजिटेरियनिज्म, करुणा, शांति, पीस, सद्भाव प्रस्थापित और प्रसारित करने में परम कृपालु परमात्मा और गौ माता की कृपा से निमित्त बने, ऐसा हम सबकी ओर से आपको ब्लेसिंग्स भी है। और मैं हमारे बीच रमेश भाई ठक्कर, जो हमारे वरिष्ठ हैं, उनसे भी विनती करूंगा कि वो भी दो शब्द इस मौके पे बोले। रमेश भाई ठक्कर। नमस्कार सबको। गांधी जी कहते थे कि 30 ग्राम चना, 30 ग्राम 30 और 1 ग्लास छाछ, मठा बोलते हैं, वो पूरा संपूर्ण आहार है। आदमी के लिए वो संपूर्ण आहार है, इतना बता रहे थे गांधी जी खुद। तो बस सोचना चाहिए कि गाय के छाछ में और चने में कितनी ताकत है। अपन ये सोचेंगे कि खाली नॉनवेज में ही फायदा मिलता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। धीरे धीरे होने का बहुत बड़े अलग अलग फायदे वो दोबारा देखेंगे अपन। और आज के वेबिनार में सब जुड़े उनको मैं अभिनंदन करता हूँ। तो अच्छा आइडिया मित्तल जी ने लगाया, करुणा फाउंडेशन ने किया है, ताकि एनिमल बचेंगे, एनिमल हेल्थ तो तब होगी जब एनिमल बचेंगे। तो वही काम चल रहा है आप लोगों के सहकार से। इसके लिए सबको मैं प्रार्थना करता हूँ। बहुत अच्छा काम कर रहे हो, सब साथ जुड़े, वही बड़ा हमारे लिए बेनिफिट है। मैं अनिका से विनती करूं कि वो वेबिनार उनका अपना मैं मार्गदर्शन तो नहीं बोलूंगा, क्योंकि वो उम्र में बहुत छोटी हैं, बहुत प्यारी हैं, तो उनके अपने विचार साझा करें। उससे पहले हमारे आज का ये वेबिनार का जिन्होंने सफल आयोजन किया है, सबसे कोऑर्डिनेट भी किया है, अमर तलवारकर, उनसे मैं विनती करूंगा कि वो अनिका को अपने ब्लेसिंग्स भी दे, और एक करुणा फाउंडेशन की ओर से एक छोटा सा अनाउंसमेंट है, उसका भी वो डिक्लेयर करें। अमर तलवारकर। Namaste everyone. I welcome Anika and it is nice to see you all here. Achyut Gopal Das ji, namaste. Girisha, unfortunately, he had some other engagement, he's left. And namaste to Dr. Nishita ji. From our side, from Karuna Foundation, we would like to announce a small gesture, wherein we would like to give a certificate of appreciation. And also from Ramesh Bhai Thakkar and Karuna Foundation, we like to give a gift prize of 700 rupees for the birthday of his Sotvi. And I request आप उद्बोधन चालू कीजिएगा अनिका जी। धन्यवाद। सबसे पहले मैं प्रभु जी के चरणों में नमन करती हूँ और अन्य सभी वक्ताओं और श्रोताओं को मेरा सादर प्रणाम। तो आज मैं शाकाहार के ऊपर अपने विचार प्रकट करने जा रही हूँ। शाकाहार मेरी समझ में शाकाहार का मतलब ये है कि शांति कारक हानि रहित शाकाहार, शांति कारक हानि रहित भोजन। तो पहली बात, हमें शाकाहारी भोजन क्यों खाना चाहिए, मांसाहार क्यों नहीं खाना चाहिए। शाकाहार जो होता है, शाकाहारी भोजन, वो बहुत इजी टू डाइजेस्ट होता है, लाइट होता है, उसको खाने के बाद हमारी बॉडी पे लोड नहीं पड़ता है। और मांसाहारी जो भोजन होता है वो बहुत टाइम लेता है डाइजेस्ट होने में और बहुत एनर्जी कंज्यूम करता है, इसलिए हमें शाकाहारी भोजन खाना चाहिए। दूसरी बात कि आप देखिए, एलिफेंट इतना बड़ा जानवर, वो शाकाहारी भोजन खाता है, गन्ना, घास, केला। फिर आप देखिए कैमल, वो डेजर्ट्स में रहता है, रेगिस्तान में इतने टाइम तक, वो भी शाकाहारी भोजन खाता है। हॉर्स, वो भी शाकाहारी भोजन खाता है, चने खाता है, हॉर्स पावर कहते हैं हम उसे। बुल, खेतों में उसकी जरूरत पड़ती है, यूज करते हैं। और आप देखिए डोंकी, वो भी शाकाहारी खाता है। गाय, भैंस, वो भी शाकाहारी खाते हैं और हम उसका दूध पीते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान ने, श्री कृष्ण ने भगवत गीता में अपनी लीलाओं में हमको ये बताया है कि जैसे कि वो अपने मित्रों के साथ फल तोड़ के खाते हैं, वो गाय का दूध पीते हैं,
तो उन्होंने यही तो संदेश दिया है कि जो मैं कर रहा हूं वो तुम भी करो। तो इसीलिए हम शाकाहारी भोजन हमें खाना चाहिए, क्योंकि ये भगवान चाहते हैं और उनका आदेश है। और मैं अंत में यही कहना चाहती हूँ कि कंदमूल खाने वालों से मांसाहारी डरते थे, पौरस जैसे शूरवीर को नमन सिकंदर करते थे। 14 वर्षों तक खूंखारी वन में जिसका धाम था, मन मंदिर में रहने वाला शाकाहारी राम था। 14 वर्षों तक खूंखारी वन में जिसका धाम था, मन मंदिर में बसने वाला शाकाहारी राम था। चाहते तो खा सकते थे वो मांस पशु के ढेरों में, चाहते तो खा सकते थे वे मांस पशु के ढेरों में, लेकिन उनको प्यार मिला शबरी के झूठे बेरों में, लेकिन उनको प्यार मिला शबरी के झूठे बेरों में। तो श्री राम ने जब 14 वर्षों तक भी जीव जंतुओं के बीच में वो रहे, लेकिन उन्होंने मांस को हाथ भी नहीं लगाया, उन्होंने फिर भी शाकाहारी भोजन ही खाया। क्यों? क्योंकि भगवान चाहते हैं कि हम भी ये करें। उन्होंने अपने जीवन में हमको संदेश दिए हैं और उन्होंने ये मनुष्य को शाकाहारी ही बनाया है। हम बाय डिफॉल्ट शाकाहारी हैं, हम पैदा ही शाकाहारी हुए। क्यों? कैसे? आप देखिए हमारे दांतों की बनावट, हमारे दांतों की पोजीशनिंग क्या मांसाहारी जीवों की तरह है, कार्निवोरस एनिमल्स की तरह है? नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे दांत चीरने फाड़ने के लिए, मांस खाने के लिए नहीं बने हैं। भगवान ने हमें इस तरह के दांत दिए हैं ताकि हम सब्जी, कंद, मूल, फल खा सकें। हमको दूसरों को हानि नहीं करनी है। भगवान ने अपने जीवन से हमको आदेश दिया है कि तुम किसी दूसरे जीव की हानि मत करो। तो अब भगवान का आदेश पालन करते हैं हम, और हम शाकाहारी भोजन खाएंगे, स्वस्थ जीवन और तंदुरुस्त जीवन शैली जीने। नमस्कार। बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत सारे ब्लेसिंग्स अनिका। हमें पूरा भरोसा है कि आप आगामी दिनों में, आगामी सालों में ना ही सिर्फ अपने राज्य को, पूरे भारतवर्ष को और पूरे विश्व को बहुत सारा संस्कारात्मक, सकारात्मक और शाकारात्मक प्रदान करेंगी। हमारे पूज्य स्वामी जी अच्युत गोपालदास जी, उनसे मैं अंत में प्रार्थना करूंगा कि वो इस छोटी सी बच्ची को आशीर्वाद भी दे और ये वेबिनार को समापन भी और ले जाए। बाद में रमेश भाई ठक्कर से मैं विनती करूंगा कि वो आभार विधि करेंगे। पूज्य स्वामी जी का हम फिर से एक बार, अच्युत गोपालदास जी का फिर से एक बार आशीर्वाद ले लेते हैं और इस बच्ची को भी वो थोड़ा अपना ब्लेसिंग्स। गोपालदास जी। हरे कृष्णा। तो अनिका, हम सबका बहुत बहुत आशीर्वाद है आप पे। आप बहुत सुंदर बात करते हैं और आपका, जैसे मित्तल जी ने बताया और जैसे हम सब देख रहे हैं, आपके माता पिता ने बहुत अच्छा संस्कृति दिया आपको। तो हम सबका प्रार्थना है कि आप भारत के संस्कृति को अच्छे से पालन करें और आप जैसे बहुत सारे बच्चों को और पूरे दुनिया को आप प्रोत्साहन दें। तो आपका आयु बहुत कम है, आपका जिंदगी बहुत लंबा है, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। तो हम सबका मिलके प्रार्थना है आपको अनिका जी ढेर सारा आशीर्वाद। आज अनिका को स्वामी जी हमने सुना, तो हमारे दिमाग में ये एक विचार भी आया हुआ है कि सिर्फ बच्चों का भी एक वेबिनार करते हैं और ये सब आपका मार्गदर्शन और आशीर्वाद भी हम सबको मिलेगा, इसकी हमको आशा है। इस तरह के जो बच्चे हैं उसको हम आइडेंटिफाई करते हैं, उनको मोटिवेट भी करते हैं और उनसे कुछ गेन भी करते हैं, अपने भी गेन करते हैं। एग्जैक्टली। ये सभी टेक्नो सभी बच्चे हैं और आज के ये युग में ये बहुत जरूरी भी बन जाता है कि इस तरह के बच्चे वो शाकाहार के ब्रांड एम्बेसडर बने, वेजिटेरियनिज्म के बने, करुणा के बने, अहिंसा के बने, शांति, सद्भाव, प्रेम और करुणा के भी ब्रांड एम्बेसडर बने। और विशेषतः जितनी भी बच्चियां हैं, हमारे गुजराती में तो एक कहावत है कि बच्चा जो होता है, मेल चाइल्ड, वो एक कुटुंब को पार सकता है, मीन्स एक कुटुंब का नाम रोशन कर सकता है, उसको आगे ले जा सकता है। लेकिन जो बच्ची होती है, मीन्स डॉटर, वो 3 फैमिली को ग्लोरीफाई कर सकती है। जैसे वो अपने पेरेंट्स का है,
और जहाँ और बाद में उनकी शादी होगी तो उनका भी वो कल्याण कर सकती है, और उनका मौसाल मैटरनल अंकल। तो ये बच्ची जो जितनी भी बच्चियां हैं हमारे देश की, और मैं तो बहुत सौभाग्य मानता हूँ कि जिन्होंने ईश्वर ने जिनको बच्चियां प्रदान की हैं, वैसे माता पिता को मैं वंदन करता हूँ। तो इस तरह का एक वेबिनार हम फ्यूचर में करेंगे। आरंभिक शाकाहार एक जीवन शैली के विषय में हमारा वेबिनार करने का हमारा आपके आशीर्वाद से हमारा एक प्लानिंग है। उसमें भी आप बहुत अच्छा है। जुड़ते रहिएगा और हमको मार्गदर्शन देते रहिएगा। कार्यक्रम हम अब आज का वेबिनार समापन की ओर ले जा रहे हैं। मैं रमेश भाई ठक्कर से विनती करूंगा कि वो सभी आज के जो वक्ता है उनका ऋण स्वीकार भी करेंगे। रमेश भाई ठक्कर। सबको नमस्कार। अनिका, मैं एक बात और बताना चाहूंगा आपको। अनिका जिसका नाम के पीछे का लगता है ना, जिसके पीछे, उसके पास सोना ज्यादा होता है। अमेरिका, श्रीलंका, द्वारिका, मेरे घर में भी रेणुका है, उसको मैं गोल्ड का मेरे को बहुत पता है कि आज जिसके पीछे लगता है उसको सोना मिलता है ज्यादा। वैसा सोना आपके स्वभाव में रहे, ऐसे मैं प्रार्थना करता हूँ ईश्वर से कि सोने का स्वभाव रहता है तो फायदा सबको मिलता है। तो अच्युत गोपाल दास जी, आपका, हमारे गिरीश भाई शाह का, डॉक्टर निशिता जी का, और अनिका का फिर से हम हार्दिक स्वागत, अभिवादन करते हैं। खूब अच्छा रहा, आज का हमारा विषय भी अच्छा है और आपका सबका बात भी अच्छा रहा। सब और अपन जुड़ते रहेंगे ऐसी प्रार्थना के साथ। आज के हम विदाई लेते हैं, फिर जुड़ेंगे कभी और सही। सबको धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के वेबिनार जो है हमारे फेसबुक पेज एनिमल हेल्पलाइन करुणा फाउंडेशन, इसमें हमारे 2 लाख फॉलोअर्स हैं, उसमें भी ये पूरा वेबिनार लाइव हो रहा है, उसमें भी बहुत सारे लोग ये देख रहे हैं। उन सभी का भी मैं धन्यवाद और ऋण स्वीकार करता हूँ, और उनसे भी प्रार्थना करता हूँ कि इस तरह के वेबिनार टाइम टू टाइम हम आयोजित करते रहेंगे। उसमें भी आप जुड़ते रहिएगा, अपने दोस्त परिचित फैमिली मेंबर्स को भी आप जोड़ते रहिएगा। फिर से आज के इस वेबिनार का विधिवत मैं समापन घोषित करता हूँ। सबसे विनती है कि वो इस वेबिनार से अपने आप को कलित कर सकते हैं। भारत माता की जय, वंदे गो मातरम, जय श्री कृष्ण।